करंट इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज की इस मीटिंग को रिकॉर्ड करके गूगल क्लासरूम में भी रख देंगे। ओके, तो जो भी डाउट है साथ में सॉल्व हो जाए। सेकेंड की कल मैंने सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन, थियोरी क्वेश्चन सेंड किए थे, वो सभी थियोरी क्वेश्चन पहले प्रिपेयर कर लेना है, तो नेक्स्ट फ्राइडे उसका टेस्ट रहेगा। और उसके बाद सेकेंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है उसके टेस्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, और चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें सभी प्रैक्टिकल जितने इलेक्ट्रिसिटी के है सभी प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन इन चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी था, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फील्ड ऐसे हम बताते थे। लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आएगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन करता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बताया जाएगा, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बताएंगे। तो ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, इसको इलेक्ट्रिक करंट। ये सिंपल डेफिनेशन या सिंपल स्टेटमेंट है, ओरिजिनल डेफिनेशन ये नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है कि ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, इसको इलेक्ट्रिक करंट। ओके, पहले चैप्टर में ही बताया था कि दो टाइप के इलेक्ट्रिक करंट सॉरी चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। किसी भी चार्ज की मोशन से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन रूटीन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। एक चीज और भी है कि अब आज इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। कैसे फॉर एग्जांपल घर के अंदर जो करंट आता है वो कौन सा होता है? सर स्क्रीन विजिबल નથી। एसी करंट एक मिनट विजिबल है सर पहले विजिबल तो છે। प्रॉब्लम डायरेक्टली इंडिविजुअल वैसे है। ओके, विजिबल जिसको प्रॉब्लम एक बार फिर से चेक कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे ख्याल से यहाँ से नहीं दिखता। ओके, तो दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज से मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरी क्वेश्चन थी एसी मेरी करंट क्वेश्चन एक जस्ट मिनट। एसी करंट आता है, एसी करंट ऑल्टरनेटिव करंट। ओके, ऑल्टरनेटिव करंट ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट घर में आता है एसी। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट कितना आता है, इसकी रेंज? दो टाइप के 220 करंट to 240 220 वोल्ट ओके, इलेक्ट्रिक करंट कितना आता होगा? 15 एम्पियर घर में आने वाला इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 240 240 क्या होता है, किलोमीटर? सर 240 किलोमीटर वोल्ट 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 सर। करंट बताएंगे क्या यार आप लोग साइंस लिए ऐसा काम क्यों करते? मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट पूछा, आप मुझे पोटेंशियल के आंसर दे रहे हैं। I 250 240 एम्पियर पोटेंशियल होता है, घर में जो होता है उसकी पोटेंशियल की वैल्यू 240 वोल्ट है। 50 to 60 एम्पियर है ना? 50 to 60 एम्पियर नहीं था, 50 to 60 हर्ट्ज होता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। और इंडिया में जो 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिक करंट है, 60 हर्ट्ज इलेक्ट्रिक करंट जो होता है यूएस में होता है। ओके, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 240 वोल्ट इज द राइट आंसर, ये पोटेंशियल है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो होता है 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। नॉर्मल जो प्लग होते हैं सभी 5 एम्पियर के, लेकिन एसी जो है, फ्रीज है, सब में 15 एम्पियर की प्लग लगती है। क्लियर? मैं इसलिए आपको पूछ रहा था कि आपको ये तो पता है, इसका मतलब क्या है कि घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ड्यू टू पोटेंशियल, पोटेंशियल से आपको ये आंसर मिल रहा है 240 वोल्ट। ओके, सेकेंड वो अल्टरनेटिंग है, और इसलिए प्लग के ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखा होता, वो चेंज होता रहता है। और चेंज तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपने बताई 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या था, पर सेकेंड सर 50 साइकिल पास होगी। ये प्लग जो होता है ना, इसमें प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट ऐसा नहीं होता, ऑल्टरनेटिव चेंज होते रहते हैं। ये प्लस माइनस चेंज होगा, कितनी बार होगा? तो एक सेकंड में 50 टाइम्स चेंज होगा। 50 टाइम्स मतलब एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल पास होगी।
ऐसे 50 साइकिल पास होगी, इसका मतलब 1 सेकंड में 100 टाइम्स चेंज होता है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकंड में 100 टाइम्स चेंज होगा, मतलब चेंज होने की टाइमिंग 0.01 सेकंड है, 0.01 सेकंड। और इसलिए इतने टाइम के अंदर वो चेंज होके आपको 50 हर्ट्ज वाली करंट देगा। कौन सी? 50 हर्ट्ज। क्लियर? तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इसलिए मैंने बताया कि एसी डीसी में क्या हो आपको पता चलना चाहिए। क्लियर? क्योंकि आप जो लैब में यूज करेंगे वो डीसी बैटरी है और घर में जो इलेक्ट्रिसिटी करंट आता है वो अल्टरनेटिंग है। कि लैब के अंदर जो बैटरी होती है ना, उस बैटरी की साइन को हम इस तरह से यूज करते हैं, प्लस और माइनस। ये रेड रहेगा और ये ब्लैक, कौन सा? रेड टर्मिनल पॉजिटिव, ब्लैक नेगेटिव। ये फिक्स है, इसका मतलब डायरेक्ट करंट है, ये डीसी बैटरी है। ओके? और आप जो घर में यूज कर रहे हो अल्टरनेटिंग, एज फॉर एग्जाम्पल के लैब के अंदर भी जब ये बैटरी आपको मतलब स्टार्ट करना है तो आप तब तो एसी में ही रखते हैं, लेकिन बैटरी आपको कौन सा पोटेंशियल देगी? डीसी, क्योंकि बैटरी के अंदर ट्रांसफर होता है। और सेकेंड चीज होती है इसके अंदर ट्रांसफर तो रहेगा, एक चीज है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पहले क्या काम करता है? वो पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज करता है, पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज करता है। ट्रांसफार्मर में दो टाइप है, अप ट्रांसफार्मर है डाउन। अप ट्रांसफर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा और डाउन ट्रांसफर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इसलिए सभी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए कि जब पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आती है तब उसके पोटेंशियल 66,000 होते हैं, लेकिन घर में आते आते वो 240 वोल्ट हो जाता है। तो 66,000 जो होता है किसी भी सिटी में एंटर होते वक्त तो 44,000 हो जाता है। बाद में पूरे डिफरेंट एरिया की जो डीपी है वहां 40,000, 30,000 सॉरी 22,000 तक जाएगा, लेकिन पूरी सोसाइटी की जो डीपी होती है ना तब 440 वोल्ट होता है और घर में आते वक्त तो 240 हो जाता है। हर स्टेप में डिक्रीज करने के लिए वो डाउन वाला ट्रांसफर, स्टेप डाउन ट्रांसफर यूज करेगा। कौन सा? स्टेप डाउन। लेकिन स्टेप अप ट्रांसफर कब यूज होता है? तो स्टेप अप ट्रांसफर पावर स्टेशन में होता है। पावर स्टेशन में इतना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट नहीं होता। पावर स्टेशन जो पोटेंशियल क्रिएट है 240 होता है, लेकिन उसको यहाँ तक बढ़ाया जाता है ड्यू टू स्टेप अप ट्रांसफर। एक सिंपल चीज, दूसरा एग्जाम्पल बताओ कि घर के अंदर जो भी चार्जर है, मोबाइल या लैपटॉप, जिसके भी चार्जर आप यूज कर रहे हैं, ओके, वो चार्जर स्टार्ट करने के लिए आप 240 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट वाला जो है उसमें आप प्लग रखेंगे, लेकिन चार्जर जो है वो डीसी वोल्टेज देता है 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, ऐसा होता है 18 वोल्ट। तो इसका मतलब एसी टू डीसी कन्वर्ट होगा, 240 12 टू 15 में कन्वर्ट हो गया, 12 टू 15 में कन्वर्ट हो गया। तो उसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज। और एक चीज है रेक्टिफायर, जो रेक्टिफायर है वो एसी टू डीसी आपको कन्वर्ट करके देगा। रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा और ट्रांसफार्मर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ओके, तो लैब में जो बैटरी उस टाइप की बैटरी है, तो लैब की जो बैटरी है आपको, लैब की बैटरी मैक्सिमम 12 वोल्ट की 1 टू 12 वोल्ट पोटेंशियल देती है, 1 टू 12 वोल्ट, लेकिन उसका प्लग तो हम 240 में ही रखते हैं, मतलब उसमें भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हाँ, स्टेप अप ट्रांसफर रूटीन में कहाँ यूज होता है? तो स्टेप अप ट्रांसफर पुरानी जो बॉक्स वाली टीवी थी ना, वो इसमें ट्यूब आती थी और उस ट्यूब को मतलब कंटिन्यूअस स्टार्ट करने के लिए 12,000 वोल्ट डीसी की जरूरत पड़ती थी, तब उस बॉक्स के अंदर स्टेप अप ट्रांसफर आता था। ये इंफॉर्मेशन इसलिए बताई कि जनरल इंफॉर्मेशन है जो हमको रूटीन प्रैक्टिकल में आपको काम में आएगी। क्लियर? अब मेन पॉइंट कंटिन्यू करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब चार्ज मोशन करता है तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एज फॉर एग्जांपल कि किसी कंडक्टर के अंदर जो क्रॉस सेक्शन है, समझ, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो पास होने इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, तो यहाँ से भी पास होने इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू और यहाँ से भी क्यू, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो भी चार्ज पास होगा वो कहीं स्टोर्ड नहीं होता, कहीं से लीक नहीं होता, नया प्रोड्यूस नहीं होता। मतलब पर सेकंड जो चार्ज यहाँ से क्रॉस हुआ उतना ही पर सेकंड यहाँ से क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से भी क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब पर सेकंड पास होने वाली इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। तो एक और स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करता है। ये पूरी फिनोमिना डिपेंड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, यहाँ से जो पास होगा 1 सेकेंड में, यहाँ से भी 1 सेकेंड में पास होगा और ये भी 1 सेकेंड में पास होगा। ओके, तो पर सेकेंड पास में इलेक्ट्रिक चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट बताया जाएगा, बिकॉज
एक तो इन लोगों ने ऐसे लिखा कि सपोज इन डेल्टा टी टाइम पास होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज डेल्टा क्यू, सो सबसे पहले एवरेज इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एवरेज करंट। ओके, बाद में लेके सपोज टाइम लिमिट डेल्टा टी, सॉरी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब ये जो है इसको हम डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। फिक्स स्टेटमेंट और होगा, the derivative of electric charge with respect to time is called electric current. Derivative of electric charge with respect to time is called electric current. So I is equal to dq upon dt. तो एक जनरल फॉर्मूला लिखें तो I is equal to q by d, q by t, और इससे हम फॉर्मूला सॉरी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि in unit time the magnitude of electric charge passing through the conductor is called electric current. एक सेकंड के अंदर जितना चार्ज पास होगा कंडक्टिंग मटेरियल से उसको क्या बताया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, लेकिन यहाँ एक वर्ड भी है कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर सरफेस, ओके, क्यू जो है वो परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। ओके, तो डी क्यू सॉरी क्यू अपॉन डी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलो इससे तो हम सबसे पहले कूलम अपॉन सेकेंड ऐसा लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कूलम अपॉन सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर बता सकते हैं। સર તમારી સ્ક્રીન હેંગ થઈ ગઈ છે. एक मिनट वेट। Yes, sir. સર બ્લેક સ્ક્રીન જ આવે છે. एक मिनट હવે તો હવે ક્લિયર બરાબર છે. છે સર, બરાબર છે. લેક ઉપર કઈ થાય તો હા એક જ મિનિટ સર હવે ક્લિયર છે. નો સર. अब कंप्लीट। Yes, sir. હા સર. हाँ सर। जस्ट अ मिनट। अरे ओए म्यूट છો સર તમારું કોઈ સંભળાતું નથી. Sir. સર जस्ट अ मिनिट હવે હમણાં છે મ્યુટ હતું એટલે શાંતિ તો રાખ. હા, હા, sir. બાકીના માઇક એક કામ કરો, જેને પ્રોબ્લેમ થાય છે માઇક ઓન કરીને બોલજો, બંધ કરી દો એટલે શું થાય કે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ ના થાય કમ્યુનિકેશનમાં। Okay. કઈ પણ તકલીફ પડે તો ફોન કરજો, ડોન્ટ વરી। Okay, sir. હવે બરાબર છે, ચાલો। ओके, सो I is equal to कूलम अपन सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला तो कुछ करना ही नहीं है, e raised to 1, लेकिन Q is equal to I into T, so Q is equal to एम्पियर into सेकंड, और एम्पियर into सेकंड जो है इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला आ गई m0 l0 e raised to 1 a raised to 1। ओके, इन टर्म्स ऑफ m0 l0 t0 q raised to 1 ऐसे भी लिखा जाता है। कभी कभी ये लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की साइन q रखते हैं, तो इस तरह से भी कंप्लीट होता है। हाँ, जो एमसीक्यू गुडसेट में ज्यादा पूछा उसमें लिखा है एम्पियर इनटू सेकंड है ना, सो एम्पियर इनटू आर
किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, ऐसा उन लोगों ने पूछा है। एम्पियर इंटू आर, एम्पियर इंटू आर किस फिजिकल इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एम्पियर इंटू आर, एम्पियर इंटू मिनट, एम्पियर इंटू सेकेंड या एम्पियर इंटू डे, कुछ भी लिखा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। सो Q इज इक्वल टू IT, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट में क्या लिया उसने, इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन की, मतलब इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेन किया और बताया कि ये पूरी फिनोमिना जो एक्सप्लेन की जाती है ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद में 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन लिखी है, 1 एम्पियर करंट की, एक सेकंड के अंदर पास होने वाली इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलम है, एक सेकंड के अंदर पास होने वाली इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलम है, तो इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर बताया जाएगा। ओके 1 सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुआ 1 कूलम, तो करंट को क्या बताएंगे 1 एम्पियर। ओके, नाउ सेकंड, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, वो डिफरेंट मतलब मीडियम में डिफरेंट मेथड से होता है। एज फॉर एग्जांपल कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है सबके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन जो होता है, एज फॉर एग्जांपल क्या सॉल्यूशन रखेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा। ओके, एज फॉर एग्जांपल आपने वो लेक्लांस सेल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, लेक्लांस सेल में क्या होता है कि सॉल्यूशन NH4Cl होता है, पॉजिटिव रॉड कार्बन का होता है एंड नेगेटिव रॉड ये जिंक का होता है, कार्बन पॉजिटिव, जिंक क्या होता है नेगेटिव। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है ना, वो दोनों चार्ज की अपोजिट NH4+ एंड Cl-, वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ओके, अपोजिट डायरेक्शन की जो मोशन है इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन वाली मोशन, किसकी, प्लस और माइनस आयन की। एक और पॉइंट कि जो गैसियस फॉर्मेट है वहां भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन गैसियस फॉर्मेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी पॉजिटिव आयन है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन ऐसा नहीं लिखा, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन से गैसियस फॉर्मेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जो हाई राइज बिल्डिंग या कहीं भी हो नहीं, वो रेड लैंप लगाए जाते हैं, वो नियॉन के होते हैं, नियॉन गैस से बनते हैं, रेड लाइट। ओके, तो उसमें क्या होता है पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन से। और एक चीज और, सेमीकंडक्टर, इसकी इंफॉर्मेशन वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नहीं, एटॉमिक सॉरी मोलिकुलर सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड, बाद में मेटालिक सॉलिड, जब हमने कंप्लीट किया था कोवेलेंट सॉलिड, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन थी किसकी, सेमीकंडक्टर की। कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है जिसको हम कंडक्टिंग भी नहीं बता सकते और इंसुलेटर भी नहीं बता सकते, ये दोनों के बीच में जो होता है सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो इलेक्ट्रॉन और होल्स से होगी। इसकी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में है, तब पूरा फिर से पता चलेगा। लेकिन डिफरेंट 4 ऐसी मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। एक तो कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन की अपोजिट डायरेक्शन की मोशन से, थर्ड होता है गैसियस फॉर्मेट में अंदर पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन से, और फोर्थ इन सेमीकंडक्टर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन से पास होता है। ओके, अब एक चीज और कि जो यूनिट हम लिखते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो 11th में भी था कि सपोज इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है, लेकिन एम्पियर यूनिट ए मीटर के लिए लिखा जाता है, जो मीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसको ए मीटर बताया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल में मिलीमीटर भी है और प्रैक्टिकल के अंदर माइक्रोमीटर भी है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सॉरी फिजिक्स में पहली प्रैक्टिकल ओम्स लॉ की है जो आपने 10th में पढ़ी थी, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको मिली एम्पियर दिया जाएगा। तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, क्लियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या होगा 10⁻³ एंड सिमिलरली 1 माइक्रो एम्पियर सो 10⁻⁻6 एम्पियर। इस तरह की कैलकुलेशन होती है। अब उन लोगों ने ऐसा बताया कि ये एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड के अंदर पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड के अंदर किस तरह से पास होगा। तो फिर से उसी डायग्राम से कंटिन्यू करेंगे। सपोज
किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ये करंट की डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर पास होगा, ओके। लेकिन मेन चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम यूज करते हैं। सपोज मान लो कि ये एक कॉपर रॉड है, अब कॉपर रॉड को हम जब टच करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता, तो कॉपर रॉड के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए। अभी आज सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने क्या बताई कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, तो इसके अंदर तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडम मोशन करते होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन करते हैं, तो रैंडम मोशन होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए। तो जब हम इस रॉड को टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि सपोज ये जो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये फर्स्ट साइड है, इसको सेकंड साइड बताएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से 2 की ओर जाएगी, उतने इलेक्ट्रॉन 2 से 1 की ओर आएंगे विद इन 1 सेकेंड इन यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, और उतने चार्ज सेकेंड से कहाँ आएंगे, फर्स्ट में। इसका मतलब क्या होगा कि इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू 0 कंसीडर कर सकते। सपोज यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन उधर गए तो उधर वाले 10 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। इसका मतलब एवरेज इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू दिस मतलब क्रॉस सेक्शन, उसके आंसर हम 0 ले सकते हैं। इसका मतलब क्या, इससे इलेक्ट्रिक चार्ज पास ही नहीं होता और इसलिए हमको करंट नहीं लगता। लेकिन इस रॉड को सपोज मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ऑलवेज हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव लिख रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन चाहेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन से पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि वो पहले से वो स्टेटमेंट में बता रहा हूँ कि ऑलवेज लिक्विड फॉर्मेट जो होता है वो ज्यादा हाइट से लोअर हाइट की ओर अपने आप फ्लो होता है, मतलब हाइट से नीचे आना है तो फ्लो अपने आप मिलती है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सपोज 2 ऑब्जेक्ट आपने कॉम्बिनेशन में रखी, एक की टेम्परेचर ज्यादा है, सेकंड की टेम्परेचर कम, तो हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अपने आप फ्लो होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये प्लस पॉइंट है, इसकी पोटेंशियल पॉजिटिव होगी, ये माइनस टर्मिनल, इसकी पोटेंशियल नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अपने आप मोशन करेगा। क्लियर? और इसलिए करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव बताई जाती है, लेकिन ओरिजिनली वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव पास होगा। ओके, चलो आपने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब जब बैटरी कनेक्ट की है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है सभी एक ही डायरेक्शन में पास होंगे। अब वो फिनोमिना नहीं बनती, एक से दूसरी ओर जितने जाएंगे उतने दूसरे से फर्स्ट की ओर आएंगे और इससे पास होने इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू 0, वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में मोशन करेंगे और सभी फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे, तो इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू अब 0 नहीं होगी। क्लियर? तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो पहली जो इन्फॉर्मेशन थी सभी इलेक्ट्रिसिटी की थी, पहले जितनी भी इन्फॉर्मेशन लोगों ने दी वो सभी इन्फॉर्मेशन किसकी थी, इलेक्ट्रिसिटी की थी। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी रेजिस्टेंस के लिए है। अभी जो भी इंफॉर्मेशन है सभी किसकी होगी, रेजिस्टेंस के लिए। अब एक चीज तो है कि रेजिस्टेंस की मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन 10th में थी। ओके, ओम्स लॉ करके आपने मेरे ख्याल से स्टार्ट किया था। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? Ratio of P upon I directly means constant. Current pass. ओके, आप ऐसा बता सकते हैं कि भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा? Yes. फिक्स फिजिकल कंडीशन के अंदर ऐसा उन लोगों ने लिख के दिया है, फिक्स फिजिकल कंडीशन। सर V upon I का जो रेशियो, सर V upon I का जो रेशियो है, हाँ, उसे रेजिस्टेंस कहता है। ओके, अब जो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें बराबर है, लेकिन अब दो जगह पे दो स्टेटमेंट डिफरेंट है। कौन कौन सी जगह? ठीक है, एक थियरी में अलग बताया, प्रैक्टिकल में थोड़ा चेंज दिया है, सबकी मीनिंग इक्वल,
उन लोगों ने क्या बताया कि जब किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से करंट पास होगा, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से जब करंट पास होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जब किसी भी आप मटेरियल से करंट पास करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्रिएट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो उन लोगों ने बताया था रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट रिमेन कांस्टेंट। लेकिन प्रैक्टिकल क्या बताता है, प्रैक्टिकल ऐसा था किसी भी वायर से जब आप करंट पास करेंगे तो प्रोड्यूस होने वाली पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। उन लोगों ने इस तरह से लिख के दिया। अब इसको आगे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब R क्या हुआ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, और इससे हम लोगों ने फॉर्मूला बताया कि V अपन I इज इक्वल टू R, तो यही कांस्टेंट वैल्यू है, यही कांस्टेंट वैल्यू है। अब एक चीज और, इसका मतलब ऐसा हो कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे करंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इस दोनों से अब V वर्सेस I या I वर्सेस V, V वर्सेस I या I वर्सेस V, जो भी ग्राफ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा। समझ, I वर्सेस ग्राफ जो भी है ना थियरी में वो I वर्सेस V के है, और प्रैक्टिकल में जो V वर्सेस I के है। स्ट्रेट लाइन मतलब ओरिजिन से पास होगा। इसकी स्लोप फाइंड करने से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। स्लोप फाइंड करना इसका मतलब ये O पॉइंट ये बताया B एंड देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू, ये क्या होगा, डेल्टा है, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा V। सो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I ऐसा लिखना पड़ेगा। इसको स्लोप बताएंगे, इससे स्लोप क्या होता है पहले ये बताओ। चलो, स्लोप की फॉर्मूला क्या होती है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, इसका मतलब AB अपॉन OA, तो ये तो 1 अपॉन R होगा। क्यों, AB इज इक्वल टू डेल्टा I and OA is equal to delta V, it's called 1 by R, and therefore R is equal to, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिकल में यहाँ V होता है और यहाँ I होता है, स्लोप की वैल्यू आपको रेजिस्टेंस देगी। लेकिन थियोरी में जितने भी ऐसे ग्राफ है वो ऑलवेज I वर्सेस V के रहेंगे, और I वर्सेस V के ग्राफ होंगे, इसका मतलब स्लोप इक्वल टू 1 अपॉन R होगा। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए हमने ओम्स लॉ यूज किया कि V प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन उससे सबसे पहले लिखा था कि इन फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन, स्टेटमेंट में ऐसा, इन फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट, ऐसा स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख के दिया है। तो फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, तो फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी इन ओम्स लॉ इज अ टेम्परेचर। ये सब एमसीक्यू में रहता है कि ओम्स लॉ के अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फिक्स होती है, तो टेम्परेचर, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। तो इससे एक चीज और होगी कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायमेंशन, मतलब लेंथ, रेडियस, बोलो, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायमेंशन, लेंथ, रेडियस, इस पे डिपेंड करेगा। ओके, एंड थर्ड मटेरियल, जो मटेरियल जब डिपेंड रहता है तो डेंसिटी है वो सब वैल्यू फिक्स हो जाती है। तीन चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन सी, टेम्परेचर, डायमेंशन और मटेरियल। बहुत बार कभी प्रेशर पे डिपेंड होता है, लेकिन जस्ट अ मिनट, अब क्लियर मिलता है, यस सर। सर क्लियर ही था। नहीं ऐसा आया था कि बीच में स्टक हो गया है। कोई बात नहीं, आज ओम्स लॉ तक उसको कंप्लीट करना है, इसलिए एक चीज चेक करना है कि सपोज एक बार बंद हो तो फिर से रिकनेक्ट कर लेना। ओम्स लॉ वाला टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डायमेंशन एंड मटेरियल, टेम्परेचर, डायमेंशन एंड क्या होगा, मटेरियल पर डिपेंड करता है। तीन चीज है। एक चीज और, यूनिट और डायमेंशन का फॉर्मूला, तो यूनिट तो इजीली हम लिख सकते हैं वोल्ट अपन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। वोल्ट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला, ऐसा मत बता जूल अपन कूलम, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या लिखेंगे, m1 L2 -1 एम्पियर, तो लिखेंगे m1
L2 T minus 3 A minus 2 is a dimensional formula of resistance. Okay, in terms of Q लिखना होता तो M1 L2 T minus 1 Q minus. M1 L2 T minus 1 ऐसा ये बराबर है जूल अपॉन कूलम वोल्ट अपॉन कूलम वोल्ट एम्पियर मतलब Q अपॉन T तो इसका मतलब the ratio of potential difference and electric current remain constant. Okay, resistance depend on temperature, dimension, and material. The unit of resistance volt upon ampere is called M1 L2 T minus 3 A minus 2. Charge के दौरान 1 M1 L2 T minus 1 Q minus 1. ये पूरी इंफॉर्मेशन ओम्स लॉ के लिए है और मैंने ग्राफ भी बताया कि थियरी के अंदर जो ग्राफ होता है वो I वर्सेस T स्ट्रेट लाइन होगा अब स्लोप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन r बट इन प्रैक्टिकल करेंगे स्लोप इज इक्वल टू r ओके अब पूरी इंफॉर्मेशन किसकी थी रेजिस्टेंस की थी अब सिमिलरली समझ रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा 1 बाय r रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल क्या होगी 1 बाय r कितना होगा मतलब इसको क्या बताएंगे कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस और कुछ